मैं प्रोफेसर ए के वाजपेयी आप सभी विद्यार्थियों का 44वें वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं और ये हमारा वीडियो लेक्चर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जिनकी संख्या 30 है और ये माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी से ही संबंधित हैं। इसको पार्ट 2 कहा है हमने। पार्ट 1 में भी आपने 30 प्रश्न देखे थे, उनके उत्तर देखे थे और क्या कारण है, तर्क या रीजनिंग, वो उसमें आपने पढ़ा होगा, समझा होगा। उसी को हम आगे बढ़ाते हैं, उसी प्रश्न श्रृंखला को। और इसमें हम थोड़ा सा जो एडवांस हैं, जो आगे के प्रश्न होते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के, उनको हम देखेंगे। पहला प्रश्न है कि डायटोमिक लीनियर रिजिड रोटेटर मॉलिक्यूल क्या होता है। आपको मालूम है डायटोमिक मतलब दो एटम, लीनियर मतलब रेखी, और रिजिड रोटेटर है। रोटेटर मतलब जो घूम रहा है वो रोटेट कर रहा है, रोटेटर है वो या रोटर है। तो इसका अर्थ क्या है? पहला, एटम को पॉइंट मासेस के रूप में माना गया है, बिंदुओं के रूप में। बॉन्ड उसकी रिजिड होती है, बॉन्ड लेंथ निश्चित होती है, बदलती नहीं है, या ये चारों। तो डायटोमिक लीनियर रिजिड रोटेटर मॉलिक्यूल में आपको मालूम है ये तीनों गुण होते हैं। एटम्स को पॉइंट मासेस भी मानते हैं अपन, बॉन्ड लेंथ फिक्स होती है, रिजिड होती है बॉन्ड, इसलिए जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव, और ये होगा नंबर 4। फिर दूसरे प्रश्न पे आइए कि रोटेशनल एनर्जी को लिखा जाता है EROT सबस्क्रिप्ट में। किसी भी डायटोमिक रिजिड रोटेटर की क्या होती है? क्या HB J+1 होती है, या HB J×J+1 होती है, या ये होता है, यहाँ माइनस आ जाता है, यहाँ HB J−1। तो अगर आपने पढ़ा होगा ध्यान से और आपको स्मरण होगा, तो आपको मालूम है कि रोटेशनल एनर्जी डायटोमिक मॉलिक्यूल की HBJ×J+1 होती है। तीसरे प्रश्न पे आइए। यहाँ पे जो B है इसको कहते हैं घूर्णन स्थिरांक। तो ये क्या है? H/8π² है, या H²/8πi है, या H/8πi² है, या H²/8π। तो आपको मालूम है कि इसमें रोटेशनल कांस्टेंट बराबर होता है H/8π²i। यहाँ आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब यहाँ पे जो देखा आपने, जो ऊपर जे आता है, वो जे क्या होता है? क्या ये रोटेशनल क्वांटम नंबर कहलाता है, या इसको अपन रोटेशनल ऊर्जा स्तर भी कह सकते हैं, या दोनों कह सकते हैं, या इन दोनों में से कोई भी नहीं? तो नेचुरली जे को अपन ये भी कह सकते हैं कि रोटेशनल क्वांटम नंबर है, या एनर्जी लेवल भी इसको कह सकते हैं। इसलिए जो इसका उत्तर होगा वो होगा ये बोथ 1 और 2, ये भी और ये भी। इसके बाद पांचवा जो क्वेश्चन है कि जे का मान क्या होता है? पूर्णांक होता है, इंटीग्रल, या पूर्णांक तो है पर शून्य शामिल नहीं है, या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मान होते हैं इसके, या केवल ऋणात्मक होता है। तो आपको मालूम है कि जो जे है उसको रोटेशनल क्वांटम नंबर या रोटेशनल एनर्जी लेवल कहते हैं, और उसका मान इंटीग्रल होता है, हमेशा पूर्णांक होता है और शून्य भी होता है। तो उत्तर 1 हुआ। छठवां क्वेश्चन है, अगर एक मॉलिक्यूल है और उसकी रोटेशनल एनर्जी ज़्यादा है तो इसका क्या अर्थ नहीं होता? क्वेश्चन को तो हमेशा आप ध्यान से पढ़ा करिए। उसका क्या अर्थ नहीं है? हाई स्पीड ऑफ रोटेशन, ये तो होता है इसका अर्थ। हायर वैल्यू ऑफ जे, मतलब जे का मान बहुत ज़्यादा है, ये भी सही है। बी का मान बहुत ज़्यादा है, ग्रेटर बी, बी मतलब रोटेशनल कांस्टेंट। और चौथा है हायर एंगुलर वेलोसिटी, मतलब उसका जो कोणीय वेग है वो ज़्यादा है। तो हाई अगर रोटेशनल एनर्जी है तो उसकी स्पीड ऑफ रोटेशन मॉलिक्यूल की ज़्यादा होगी, जे का मान तो ज़्यादा होगा ही होगा, उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। इसलिए ये जो तीसरा आंसर लग रहा है, ये लगता है कि ये सही आंसर है। तो हायर रोटेशनल एनर्जी में ग्रेटर बी का कोई संबंध नहीं है, उससे कोई संबंध नहीं है, इसलिए आंसर कितना होना चाहिए? तीसरा होना चाहिए। तो अगर हाई रोटेशनल एनर्जी है या लो रोटेशनल एनर्जी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बी के मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सातवां क्वेश्चन देखिए कि मॉलिक्यूल जीरो रोटेशनल एनर्जी लेवल में अगर है तो इसका क्या अर्थ होता है?
इसका अर्थ होता है कि मॉलिक्यूल की रोटेशनल एनर्जी शून्य है, उसकी रोटेशनल स्पीड भी शून्य है, J इक्वल्स टू 0 है, या तीनों जो उत्तर हैं वो सही है। तो नेचुरली अगर रोटेशनल एनर्जी मॉलिक्यूल की शून्य है या 0 रोटेशनल एनर्जी लेवल में है, तो रोटेशनल एनर्जी तो शून्य होगी ही होगी, उसकी स्पीड भी शून्य होगी, क्योंकि रोटेट ही नहीं करेगा तो स्पीड क्या होगी। और J इक्वल्स टू 0 में है, क्योंकि रोटेशनल एनर्जी लेवल उसका 0 है, तो J तो 0 होना ही होना है। इसलिए तीनों उत्तर सही हैं, चौथा आंसर सही है। अब 8वां क्वेश्चन है कि किसी भी मॉलिक्यूल की फर्स्ट रोटेशनल एनर्जी लेवल में उसकी रोटेशनल एनर्जी कितनी होगी। तो आपको मालूम है जो फार्मूला अभी हमने देखा एच बी जे इंटू जे प्लस वन में आप जे इक्वल्स टू 1 अगर रख देंगे तो सीधा सीधा आपको उत्तर मिल जाएगा 2hb, क्योंकि आपको मालूम है कि रोटेशनल एनर्जी बराबर होता है एच बी जे इंटू जे प्लस वन। जे बराबर 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा 2hb। इसी तरह से 9वें क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि अगर सेकेंड रोटेशनल एनर्जी लेवल में है मॉलिक्यूल, या रोटेशनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल की सेकेंड एनर्जी लेवल में कितनी होगी, 2hb 6hb। तो J बराबर 2 रख देंगे अगर आप, तो ऑब्वियसली आप देखेंगे J इंटू जे प्लस वन मतलब 2 इंटू 3, तो 6hb हो जाएगी। इसी प्रकार 10वें क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि तीसरे रोटेशनल एनर्जी लेवल में अगर मॉलिक्यूल है तो उसकी ऊर्जा का मान कितना होगा। तो J बाहर होगा, J बराबर 3 रखेंगे, अंदर J प्लस 1 होता है तो 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 12hb। 11वें क्वेश्चन में देखिए, अब सिलेक्शन रूल आपको मालूम है स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता है जो रोटेशनल ट्रांजिशंस को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो सिलेक्शन रूल है वो क्या है, डेल्टा J इक्वल्स टू 0 है क्या, डेल्टा J इक्वल्स टू +1 है या -1 है, या डेल्टा J इक्वल्स टू +-1 है, दोनों है। तो यहाँ पे आप देखेंगे डेल्टा का मतलब होता है रोटेशनल एनर्जी या रोटेशनल एनर्जी लेवल में होने वाला परिवर्तन। तो डेल्टा J इक्वल्स टू 0 मतलब कोई परिवर्तन नहीं। डेल्टा J इक्वल्स टू +1 का मतलब होता है मॉलिक्यूल एक यूनिट ऊपर गया है, इसका मतलब होता है यहाँ पे तीसरा -1 एक यूनिट नीचे आया है, और यहाँ पे +-1 मतलब ऊपर भी जा सकता है एक यूनिट और नीचे भी। तो यही उसका आंसर चौथा है जो सही लग रहा है, तो +-1। 12वां क्वेश्चन देखिए, कौन सा रोटेशनल ट्रांजिशन नहीं है, अलाउड नहीं है, अनुमति उसकी नहीं है, डेल्टा J 2 3 4 ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे भी आप देखिए डेल्टा J का मान +-1 ही होता है, अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा। तो नेचुरली ना डेल्टा J इक्वल्स टू 2 होता है, ना 3 होता है, ना 4 होता है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव है। 13वां क्वेश्चन, अगर मॉलिक्यूल 0 से 1 में जाता है तो रोटेशनल एनर्जी में होने वाला परिवर्तन कितना होता है। देखिए J इक्वल्स टू 0 में एनर्जी शून्य होती है, 1 में होती है 2hb, दोनों को घटाएंगे आप तो आ जाएगा 2hb। तो ये आंसर हो गया, आंसर नंबर 1। 14वां क्वेश्चन है कि अगर मॉलिक्यूल 1 से 2 में जाता है तो आपको मालूम है पहले रोटेशनल एनर्जी में उसकी ऊर्जा होती है 2hb, दूसरे में कितनी होती है 6hb होती है, हमेशा याद रखिए। और दोनों का जो अंतर है तो नेचुरली आप घटाएंगे 6 में से 2 तो 4hb आ जाएगा। इसी तरह से मॉलिक्यूल सेकंड से थर्ड एनर्जी लेवल में अगर जाता है तो सेकंड में होती है 6hb, थर्ड में होती है 12hb, दोनों का अंतर 6hb आता है, तो आंसर तीसरा होना चाहिए। इसी प्रकार अगर मॉलिक्यूल 3 से 4 में जाएगा तो 3 में कितनी होती है आपको मालूम है 12hb, 4 में 4 इंटू 5 हो जाएगा तो 20hb, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा 8hb आ जाएगा, तो ये उत्तर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है कि अगर डेल्टा ई रोटेशनल एनर्जी में होने वाला परिवर्तन है दो लगातार सक्सेसिव एनर्जी लेवल के बीच का, जैसे 0 1 1 2 2 3 4 5 लगातार, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ करस्पॉन्डिंग रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइन। तो इसका अर्थ हुआ कि अगर
0 से 1 में मॉलिक्यूल जाए या 1 से 2 में या 2 से 3 में, तो और ऊर्जा परिवर्तन कितना हो, डेल्टा ई आर ओ टी, तो मिलने वाली रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइन की आवृत्ति के लिए क्या फार्मूला है, डेल्टा ई रोटेशनल इंटू एच, या रोटेशनल एनर्जी का डिफरेंस अपॉन एच, या इंटू एच स्क्वायर, या अपॉन एच स्क्वायर। तो आपको मालूम है कि जब एनर्जी को अपन एच से डिवाइड करते हैं तो आपको फ्रीक्वेंसी मिलती है, इसलिए रोटेशनल ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन डिवाइडेड बाय एच, प्लैंक कांस्टेंट से आपको फ्रीक्वेंसी का मान प्राप्त हो जाएगा। अब इस फार्मूले को अपन देखिए आगे यूज करेंगे। तो अगर मॉलिक्यूल 0 से 1 में जाता है, तो अभी आपने देखा जब मॉलिक्यूल 0 से 1 में गया तो अंतर कितना आता है ऊर्जा का, 2hb। अब इसको h से आप डिवाइड कर देंगे तो आपको मिलने वाली लाइन की फ्रीक्वेंसी मालूम हो जाएगी, 2hb अपॉन h क्या होगा, 2b होगा। 19वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर मॉलिक्यूल 1 से 2 में गया, तो आपको मालूम है, आप देख चुके हो पहले के प्रश्नों में, कि अगर मॉलिक्यूल 1 से 2 में जाता है तो होने वाला परिवर्तन ऊर्जा का कितना होता है, 4hb। अब इसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने के लिए आप h से डिवाइड कर दो तो आप देखेंगे कि ये 4b आ गया। इसी तरह से अगर मॉलिक्यूल 2 से 3 में जाएगा तो ऊर्जा का परिवर्तन 6hb होता है, डिवाइडेड बाय h करोगे आप तो 6b आ जाएगा। तो ये इस प्रकार फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी लाइन की, 6b। अब यहाँ पे देखिए आप कि रोटेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइन रिजल्ट, अगर 3 से चौथे में जा रहा है, रोटेशनल एनर्जी लेवल तीसरे से चौथे में जाता है, तो आपको मालूम है कि अगर तीसरे एनर्जी लेवल में है तो उसकी ऊर्जा कितनी होती है, 12hb। 4 में होगा तो 20hb, दोनों का अंतर आ जाएगा 8hb, 8b, 8hb डिवाइडेड बाई h, तो नेचुरली 8b आ जाएगा। 22वां क्वेश्चन है कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा में लगातार दो लाइनों के बीच की फ्रीक्वेंसी का अंतर कितना होता है। आपको मालूम है पहली 2b में मिलती है, फिर 4b, फिर 6b, फिर 8b, फिर 10b, फिर 12b, तो अंतर कितना होता है, हमेशा 2b होता है। 23वां क्वेश्चन है कि अगर मॉलिक्यूल बहुत तेजी से घूमता है, उसकी रोटेशनल ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, स्पीड ऑफ रोटेशन बहुत ज़्यादा है, तो क्या होता है, हायर फ्रीक्वेंसी साइड में आपने पढ़ा होगा, हाई फ्रीक्वेंसी रीजन में लाइनों के बीच का अंतर कितना होता है, क्या 2b होता है, या 2b से बढ़ जाता है, या 2b से कम हो जाता है, या कोई भी मान इसका हो सकता है। तो आपको मालूम है कि ये जो इफेक्ट है इसका एक विशेष नाम होता है, और चूंकि हाई स्पीड ऑफ रोटेशन के कारण बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, और बॉन्ड लेंथ बढ़ने के कारण क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है, और इसलिए b का मान कम हो जाता है। तो आंसर इसका क्या होगा, लेस देन 2b। तो हाई फ्रीक्वेंसी साइड में लाइनें पास पास दिखने लगती हैं, उनके बीच का अंतर 2b नहीं रह जाता। 24वां क्वेश्चन है कि ये जो इफेक्ट है कि हाई स्पीड अगर होगी मॉलिक्यूल की रोटेशन की, तो लाइनों के बीच का अंतर 2b से घट जाता है, और इस इफेक्ट को कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन इफेक्ट। और इसमें जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण बढ़ती है क्या, या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, या ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। आपको मालूम है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो अंदर की तरफ लगता है, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटी की तरफ नीचे, या कोई नहीं। तो नेचुरली चूंकि नाम ही इसका सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन इफेक्ट है, और नाम नहीं भी अगर आपको याद हो तो ये लॉजिक तो हमको मालूम है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बी का मान कम हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन है इसी प्रकार से कि कार्बन 13 ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन ये 13 आइसोटोप है इसका, और नॉर्मल जो सामान्य होता है कार्बन 12 होता है। तो कार्बन 13 ऑक्सीजन या कार्बन मोनोऑक्साइड में जिसमें 13 है कार्बन का आइसोटोप, तो उसका रोटेशनल कांस्टेंट कम होता है इसकी तुलना में। क्यों होता है, क्योंकि म्यू का मान ज़्यादा होता है, क्योंकि आई का मान ज़्यादा होता है, या उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, या उक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे एक बार प्रश्न को फिर से अपन पढ़ लें
कि C13O कार्बन मोनोऑक्साइड का जो रोटेशनल कांस्टेंट है वो स्वीट एल से कम होता है, किस कारण से नहीं है, मतलब कौन सा कारण ऐसा है या उत्तर है जो नहीं है। देखिए, अगर C13O है तो मास ज़्यादा होगा तो म्यू भी ज़्यादा होगा, अगर मास ज़्यादा है तो आई भी ज़्यादा होगा, पर अगर मास ज़्यादा है तो एनर्जी से उसका कोई संबंध नहीं है, इसलिए जो उत्तर है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर एनर्जी। तो अगर हैवियर आइसोटोप अपन लेते हैं तो उसमें जैसे यहाँ पे कार्बन 13 ऑक्सीजन मोनोऑक्साइड है, तो उसमें एनर्जी का और उसके आइसोटोप का कोई संबंध नहीं है, और इसी को आपने पढ़ा होगा, इसको आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी कहा जाता है। फिर 26वां क्वेश्चन है कि अगर हैवियर आइसोटोप लेते हैं अपन, जैसे पिछले प्रश्न में था, तो जो लाइनों के बीच का अंतर होता है 2b रोटेशनल स्पेक्ट्रा में, वो कम हो जाता है या बढ़ जाता है, या कम होता है फिर बढ़ता है, या बढ़ता है फिर कम होता है। तो नेचुरली इसमें आपको मालूम है कि आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण क्या होता है, लाइनों के बीच का जो अंतर है वो कम हो जाता है। और क्यों कम हो जाता है, क्योंकि म्यू बढ़ेगा तो आई बढ़ेगा, और आई बढ़ेगा तो बी कम हो जाएगा, क्योंकि बी बराबर होता है h/8π²i। अब 27वें क्वेश्चन को देखिए कि कौन सा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है रोटेशनल स्पेक्ट्रा का, उससे क्या निर्धारण किया जाता है किसी भी अणु की बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, या बॉन्ड लेंथ, या डायपोल मूवमेंट, या उक्त सभी। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा का ये बड़ा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि उससे मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स का निर्धारण किया जाता है। बॉन्ड एंगल भी निकाल सकते हो आप, बॉन्ड लेंथ भी निकाल सकते हो, और डायपोल मूवमेंट भी, इसलिए जो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। फिर कौन से मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा से नहीं निकाली जा सकती। देखिए, जो स्पेक्ट्रा देगा उसकी तो निकाल सकते हैं अपन, HCl देता है, CO देता है, वाटर देता है, परंतु कार्बन डाइऑक्साइड रोटेशनल स्पेक्ट्रा नहीं देगा, और इसलिए नहीं देगा क्योंकि उसका डायपोल मूवमेंट शून्य है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की बॉन्ड लेंथ का निर्धारण अपन प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से नहीं कर सकते। 29वां क्वेश्चन है, कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जो रोटेशनली एक्टिव नहीं है, मतलब इनएक्टिव है। तो इसको देखिए आप, इसमें आपको मालूम है इसका भी डायपोल मूवमेंट है, पोलर मॉलिक्यूल है, ये भी ध्रुवीय अणु है, ये भी है। तो नेचुरली जो आंसर है वो हाइड्रोजन का, क्योंकि हाइड्रोजन में दोनों एक से एटम हैं हाइड्रोजन के, तो डायपोल मूवमेंट इसका शून्य होता है। रोटेशनली एक्टिव मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं, NO, N2O, H2S, या उक्त सभी। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि NO, N2O इनके डायपोल मूवमेंट होते हैं, इसी तरह से हाइड्रोजन सल्फाइड का भी डायपोल मूवमेंट होता है, इसलिए जो उत्तर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। तो ये 30 क्वेश्चंस हैं जो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से संबंधित है, और कुल मिला के अगर इसके पहले जो वीडियो था और अभी 60 क्वेश्चंस इसमें बनते हैं आप, तो अगर आपने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो वीडियो है उसको अगर आपने अच्छे से देखा है, समझा है, किताबों में भी पढ़ा है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और इसके बाद जो हमारा अगला वीडियो होगा वो होगा MCQs ऑन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी पार्ट 1, क्योंकि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी भी थोड़ा सा वास्ट है, इसलिए उसमें भी हम 60 प्रश्न लेंगे, 30-30 के, एक पार्ट में 30, दूसरे में 30। तो थैंक यू सो मच, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा।